हाय एवरीवन। सो विल स्टार्ट विथ सीएनएस फार्माकोलॉजी के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ड्रग्स कैसे असर करते हैं। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, मेनली नर्व्स होते हैं। अब नर्व्स के साथ हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इनको एक्साइट कर सकते हैं या तो इनको इनहिबिट कर सकते हैं। अब एक्साइट कैसे करेंगे? एक्साइट करने का मतलब है कि इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने देना, ठीक है। और इनहिबिट करने का मतलब होता है कि इनको इनएक्टिवेटेड स्टेट में रखना। तो अगर एक्शन पोटेंशियल देखें यहाँ पे, तो एक्टिवेट हमारे न्यूरॉन्स कब हो रहे हैं? जब वो पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। जब हमारा मेम्ब्रेन का वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है तब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यानी कि आगे न्यूरॉन्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। और वो इनहिबिट कब हो रहे हैं? जब वो हाइपर पोलराइज स्टेट में है, यानी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ये नॉर्मल स्टेट है, -70 इज़ द नॉर्मल स्टेट, बट -90 पे ऐसा है कि वो आगे और ट्रांसमिट नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए एक्शन पोटेंशियल के बाद हमारा न्यूरॉन्स ब्रेक लेते हैं, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं जिसको, कि वो इस पोटेंशियल पे आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। यहाँ पे हमारा एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट होगा। तो एक्टिवेशन से याद रखो पॉजिटिव और इनहिबिट इज नेगेटिव, तो इट इज इन द नेगेटिव स्टेट। अब आगे देखते हैं कि ऐसा करते कैसे हैं। तो एक्साइट कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं न्यूरॉन्स को? ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट एक्साइट करते हैं, एस्पार्टेट एक्साइट करता है। इनहिबिट कौन सा करता है? आगे इम्पल्स को जाने से रोकते कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं? तो वो है गाबा, ग्लाइसिन और डोपामीन। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो अब इनहिबिट करते हैं, तो बाकी के ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या करते हैं? वो उनका काइंड ऑफ दोनों फंक्शन रहता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एसिटाइल कोलाइन और एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, एक्साइट भी करते हैं, इनहिबिट भी करते हैं। अब एक्साइट कैसे कर रहे हैं? तो एक्साइट करने के लिए एज आई सेड, पहले डीपोलराइजेशन होगा, यानी कि न्यूरॉन्स को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? सोडियम का इन्फ्लक्स करके। सोडियम का इन्फ्लक्स करेंगे न्यूरॉन के अंदर, वो पॉजिटिव बन जाएंगे, आगे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होगा। अब इनहिबिट करना है तो उनको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव मतलब हाइपर पोलराइजेशन करना है। हाइपर पोलराइजेशन कैसे करेंगे? और नेगेटिव बना के, यानी कि क्लोरीन को अंदर भेजेंगे या फिर पोटेशियम को बाहर निकालेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव को बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर और नेगेटिव बना रहे हैं और इम्पल्स इनहिबिट हो रहा है, ठीक है। तो ये ही तरीके हैं जिनसे पूरे सीएनएस के ड्रग्स काम करते हैं। या तो वो न्यूरॉन्स को और नेगेटिव बनाएंगे इनहिबिट करने के लिए, या और पॉजिटिव बनाएंगे एक्साइट करने के लिए। अब डिपेंडिंग ऑन द डिजीज कि हमको न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ानी है या घटानी है, हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में नाम से समझ सकते हैं कि हमको पेशेंट को उसकी एक्साइटमेंट कम करनी है। सेडेटिव्स का मतलब है कि एक्साइटमेंट कम करना, काम करना। हिप्नोटिक्स का मतलब है वो ड्रग्स जो कि स्लीप लाइक इफेक्ट क्रिएट करें, ठीक है, नॉर्मल स्लीप लाइक इफेक्ट क्रिएट करें। तो इसमें हमको क्या करना होगा? हमको न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम करनी होगी, यानी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हाइपर पोलराइजेशन करना होगा न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इनमें कौन से ड्रग्स आते हैं। तो मेनली इसमें 3 कैटेगरी होती है, बेंजोडायजेपिन्स, बार्बिचुरेट्स और नॉन बेंजोडायजेपिन्स। अभी ये याद करने में मुश्किल लगेगा, लेकिन साल के एंड तक ये इतनी बार रिपीट होते हैं कि ये खुद ही याद हो जाते हैं, इसीलिए इसके लिए मैंने कोई निमोनिक नहीं बनाया है। तो बेंजोडायजेपिन्स में क्या आता है? इसमें आता है डायजेपैम, लोराज़ेपैम, ऑक्साज़ेपैम। डायजेपैम सबसे कॉमन ड्रग है। अगर किसी को भी एंग्जायटी, डिप्रेशन, कुछ भी ऐसे सिम्पटम्स होते हैं या कोई डॉक्टर के पास जाता है, सब दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग। जिसको भी आप में से भी एंग्जायटी वगैरह की प्रॉब्लम रही होगी, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग जो डॉक्टर्स देते हैं। ऑक्सीजैपम में क्या इम्पोर्टेंट है कि ये लिवर डिजीज़ के पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बार्बिचुरेट्स सेकंड कैटेगरी होती है। सी बेंजोडायज़ेपाइन्स आर द बेस्ट ड्रग्स, सबसे सेफ ड्रग्स होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बार्बिचुरेट्स भी यूज़ करते हैं बट ये कम सेफ होते हैं। आगे दोनों को पढ़ेंगे, दोनों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो बार्बिचुरेट्स में 3 टाइप होते हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब लॉन्ग एक्टिंग में कौन-कौन से आते हैं? फ़ीनोबार्बिटॉन,
शॉर्ट एक्टिंग में आता है पेंटोबार्बिटॉन और अल्ट्रा शॉर्ट में आता है थायोपेंटोन। अब इसको याद रखने के लिए मैंने अपने टाइम पे ऐसे फिनो पेंटो थायो करके इन तीनों को ही याद रखा था मेनली। फिर तीसरी कैटेगरी आती है नॉन बेंजोडायजेपिन्स, तो इसमें आता है क्लोरेट हाइड्रोट और प्रोमिथाजाइन। अब देखते हैं ये जो मेन दो कैटेगरीज हैं बेंजोडायजेपिन्स और बारबिचुरेट्स, इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो बेंजोडायजेपिन्स में एक बेंजीन रिंग होती है जिसके साथ एक और डायजेपिन रिंग होती है, ओके। और बारबिचुरेट्स क्या होते हैं, ये बारबिचुरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन दोनों के लिए। अब मेन डिफरेंस आता है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि दोनों काम कैसे कर रहे हैं। दोनों ही सेडेटिव्स हैं, दोनों ही न्यूरॉन्स को और नेगेटिव बना रहे हैं, अंदर हाइपर पोलराइजेशन कर रहे हैं दोनों ही, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले जो बेंजोडाइजेपिन्स है ये क्या करते हैं, ये गाबा के एक्शन को इन्हेंस करते हैं। तो अगर ये डायग्राम देखेंगे तो ये एक रिसेप्टर है जिसके थ्रू क्लोरीन अंदर जाता है। अब हमको अंदर और ज़्यादा क्लोरीन चाहिए क्योंकि हमको अपने न्यूरॉन को नेगेटिव बनाना है हाइपर पोलराइज करने के लिए। तो गाबा क्या करता है, गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी है। वो नॉर्मली आके इस चैनल पे बाइंड करता है तो क्लोरीन अंदर जाता है। बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, वो गाबा के साथ बाइंड करता है, तो उसकी वजह से जब गाबा यहाँ पे इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो ये चैनल ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा और ज़्यादा बार खुलेगा क्लोरीन को अंदर जाने देने के लिए। तो ये गाबा का एक्शन फैसिलिटेट कर रहा है या इन्हेंस कर रहा है, लेकिन गाबा का माइमेटिक एक्शन नहीं है। माइमेटिक एक्शन का मतलब है कि ये जब गाबा एब्सेंट है तो भी गाबा की तरह काम नहीं कर सकता, ये डायरेक्टली जाके ये चैनल को नहीं खोल सकता है, ठीक है। और जब इसको देखते हैं बारबिचुरेट्स को, तो क्या होता है कि ये गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट तो करता है जैसे बेंजोडाइजेपिन्स कर रहे हैं, ये सेम वे में फैसिलिटेट कर रहा है। साथ में ऐसा है कि जब अगर गाबा एब्सेंट है, गाबा नहीं भी प्रेजेंट है, तो भी ये इसके रिसेप्टर पे समहाउ बाइंड करके या चैनल पे कहीं पे बाइंड करके इस चैनल को ओपन कर सकता है। तो मेन डिफरेंस इन दोनों में है कि इसमें गाबा माइमेटिक एक्शन देखने को मिलते हैं और बेंजोडाइजेपिन में गाबा माइमेटिक एक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो सबसे पहले यही है कि ये गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं, दोनों ही बेंजोडाइजेपिन्स भी और बारबिचुरेट्स भी दोनों ही कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं। फिर जो क्लोरीन चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी होती है उसको बढ़ा देते हैं, फिर हाइपर पोलराइजेशन होता है उसकी वजह से, और हाइपर पोलराइजेशन होगा तो आगे न्यूरॉन्स नहीं कंडक्ट कर पाएंगे कोई भी एक्शन पोटेंशियल, तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। प्लस बारबिचुरेट्स में गाबा माइमेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं इसके एक्शंस क्या होते हैं, ये काम कैसे करता है नर्वस सिस्टम पे। तो इसको याद रखने के लिए जो भी इसके एक्शंस है आप इस डायग्राम से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम को कैसे याद रखना है, एक ब्रेन है, ठीक है। अब ब्रेन के वो अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ब्रेन, दूसरा पॉइंट है कि वो मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है। उसके एक हाथ में अल्कोहल है, दूसरे हाथ में स्कैल्पल है, ये नाइफ जैसा दिख रहा है लेकिन स्कैल्पल अज्यूम करते हैं कि है। और तो ये हो गई टोटल 4 चीजें, ब्रेन, मसल, अल्कोहल, स्कैल्पल, और फिर ये कि वो सो रहा है, ठीक है। अब इससे इसके एक्शंस को कैसे याद रखना है, सबसे पहले अल्कोहल से याद रखते हैं कि अल्कोहल विड्रॉल में काम आता है। फिर ब्रेन है, तो ब्रेन से 2 चीजें याद रखेंगे, एक एंटी एंजाइटी और एक एंटी कन्वर्जन। फिर स्कैल्पल से याद रखेंगे कि सर्जरीज में यूज होता है, एज प्री एनेस्थेटिक यूज होता है। मसल से याद रखेंगे कि मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, और सोने से याद रखेंगे कि इंसोम्निया में काम आता है। तो ये एक समरी है इसके एक्शंस के या जहाँ पे इसके यूजेस हैं उसके। बारबिचुरेट्स में देखेंगे तो इसमें एक ब्रेन है जो कि सो रहा है और उसने ऑक्सीजन मास्क पहना है, तो इसमें 3 ही चीजें याद रखनी है, इसके 3 ही यूजेस भी हैं। एंटी कन्वर्जन जो कि ये भी था, इंसोम्निया में यूज होता है, बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन दोनों यूज होते हैं इंसोम्निया में। और ऑक्सीजन मास्क पहना है, तो डोंट कंसिडर इट एन ऑक्सीजन मास्क, एनेस्थीसिया देते टाइम भी ऐसे मास्क पहनाते हैं, तो जनरल एनेस्थीसिया का मास्क इसको मान देते हैं। 3 यूजेस हैं इसके, ठीक है। अभी इसके यूजेस को एक्सपैंड करते हैं कि किस केस में ये क्यों यूज होता है। इंसोम्निया में दोनों ही यूज हो रहे हैं, लेकिन
बेंजोडायज़ेपिन्स आर द प्रेफर्ड ड्रग्स, ठीक है। बार्बिचुरेट्स जनरली रिकमेंडेड नहीं होते हैं और उसका कारण है क्यों? क्योंकि बेंजोडायज़ेपिन्स होते हैं इसमें ड्रग ऑफ चॉइस। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाइड होता है, मतलब इन जनरल ये ज़्यादा सेफ होते हैं। रीबाउंड यानी एक बार ड्रग छोड़ने के बाद इसका एडिक्शन सॉरी इंसोम्निया वापस आने के चांसेस इसमें कम होते हैं। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसमें कम होता है, बार्बिचुरेट्स में ज़्यादा होता है। हैंगओवर इफेक्ट, सिर दर्द, स्लीपीनेस इसमें कम होता है, बार्बिचुरेट्स में ज़्यादा होता है। डिपेंडेंसी, आदत लगना या उसका दवाई का असर कम हो जाना, ये भी बार्बिचुरेट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, बेंजोडाइज़ेपिन्स में कम देखने को मिलता है। और इसका एंटीटोड है, तो अगर किसी ने कभी ओवरडोज ले लिया तो बार्बिचुरेट्स के केस में क्या होगा कि पॉइजनिंग हो जाएगी। लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन्स में हमारे पास उसका एंटीटोड है, उसको कहते हैं फ्यूमेज़िल। अब फ्यूमेज़िल क्या करता है कि वो जिन रिसेप्टर्स पे ये बाइंड होने वाले थे बेंजोडाइज़ेपिन्स, वहाँ पे जाके फ्यूमेज़िल बाइंड हो जाता है ताकि बेंजोडाइज़ेपिन्स उन रिसेप्टर पे एक्शन ना दिखा पाए और उसका असर कम हो जाए, ठीक है। तो लेकिन इसको ओरली नहीं देते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है और आईवी रूट से देते हैं इसीलिए। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इंसोम्निया में इन दोनों ड्रग्स का कंपैरिजन देख लिया और सबसे ये याद रखना है कि बेंजोडाइज़ेपिन्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस। उसके ये सारे रीजंस है, हर चीज में बेंजोडाइज़ेपिन इज मोर सेफर, मोर डिपेंडेबल देन बार्बिचुरेट्स। अब एंटी कन्वर्जन में वो भी दोनों ही ड्रग्स को यूज कर सकता है। कन्वर्जन यानी सीजर्स जिसको हिंदी में मिर्गी आना कहते हैं, तो उसमें भी दोनों को ही ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। अब इसमें डायazepam लोrazepam को यूज करते हैं एपिलेप्टिकस में, यानी कि जो मिर्गी का अटैक होता है, या फिर टेटनस में भी यूज कर सकते हैं। और क्लोनाज़ेपम यूज होता है एब्सेंस सीजर में। तो एब्सेंस सीजर्स जनरली बच्चों में होते हैं। ऐसे कोई ऐसे बच्चा खड़ा रहेगा और ऐसा लगेगा कि वो जोन आउट हो गया, या उसके बॉडी में थोड़े थोड़े से वो सिर हिलाता रहेगा, बहुत ज्यादा कन्वर्जन एज इन कि जैसे मिर्गी का अटैक आता है वैसे आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये बच्चों में क्लोनाज़ेपम को यूज करते हैं जब एब्सेंस सीजर आएगा तो। और बार्बिचुरेट्स में यूज करते हैं फिनोबार्बिटॉन को। वो यूज होता है, वो भी एपिलेप्सी के के सीजर्स में यूज होता है और टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में ज्यादा यूज होता है। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आर जो प्रॉपर से जिसमें पूरी बॉडी शेक करती है, वो वाले जो अटैक्स आते हैं दैट इज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। फिर तीसरा यूज है बार्बिचुरेट्स का एज जनरल एनेस्थीसिया। तो थायोपेंटोन को जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे मतलब एनेस्थेटिक इफेक्ट को इंड्यूस कराने के लिए, कि उस पेशेंट जस्ट अभी स्लीप में जा रहा है, वो इंड्यूस कराने के लिए थायोपेंटोन को यूज करते हैं। लेकिन बेंजोडायज़ेपिन्स का जनरल एनेस्थीसिया का यूज नहीं है, ये एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज होता है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन सर्जरीज में, ठीक है। तो वो क्यों प्री एनेस्थेटिक क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका सेडेटिव, एमनेसिक, एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, कि ये पेशेंट की एंजाइटी भी कम करेगा, दर्द भी कम करेगा और थोड़ा सा उसको स्लीपी भी करेगा। तो ये एज प्री एनेस्थेटिक यूज होता है और बार्बिचुरेट्स एज जनरल एनेस्थीसिया यूज होता है। फिर एंटी एंजाइटी, तो किसी को एंजाइटी है तो उसमें यूज कर सकते हैं, लिम्बिक सिस्टम पे काम करता है, मेनली लोराज़ेपम या डायज़ेपम को यूज करते हैं। एज मसल रिलैक्सेंट काम करता है, तो मसल रिलैक्सेंट के लिए ऐसे काम करता है कि जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको काइंड ऑफ इनहिबिट कर देता है। उसका काम है हाइपर पोलराइजेशन करना, तो वो किसी भी नर्व पे कर सकता है। ये पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट कर देता है। और अल्कोहल विड्रॉल में यूज होता है। अब एडवर्स इफेक्ट दोनों के कंपेयर करते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, ब्लर्ड विजन, हेडेक, ये लगभग दोनों में ही है। लेकिन बार्बिचुरेट्स में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं कंपेयर टू बेंजोडायज़ेपिन्स। तो पहले बेंजोडायज़ेपिन्स के साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला तो ये ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, ये नॉर्मल है। फिर अगर इसका क्रॉनिक यूज़ करेंगे तो ये भी, इसमें भी टॉलरेंस और डिपेंडेंस डेवलप हो सकती है। चांसेस कम होते हैं कंपेयर टू बार्बिचुरेट्स, लेकिन टॉलरेंस और डिपेंडेंस इसमें भी डेवलप हो सकती है। विड्रॉल के टाइम पे ट्रेमर्स, इंसोम्निया, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अगर टॉलरेंस डेवलप सॉरी डिपेंडेंस डेवलप हो गई तो। फिर जो मेन इसका एडवर्स इफेक्ट है ये है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम।
फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम मतलब कि बेबी के ऐसा लगेगा कि न्यूबॉर्न बेबी में अगर मदर इसको यूज़ कर रही है लेबर के टाइम पे या उसके पहले, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा और उसके बॉडी में बहुत बेबी अपने मसल्स को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, वो ऐसा लगेगा कि हमेशा से लूज सा है, तो उसको कहते हैं हाइपोटोनिया। अभी इसको याद रखने के लिए, ये तीनों एडवर्स इफेक्ट को याद रखने के लिए आप इमेज याद रख सकते हो। ठीक है, एक माँ है, बेबी है, फादर है। तो माँ, ये क्वेश्चन मार्क है तो कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, ब्लर्ड विजन, इससे याद रख सकते हो। बेबी से आप याद रख सकते हो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, और फादर से याद रख सकते हो क्योंकि ये कुछ पी रहे हैं तो विल अज्यूम इट्स अल्कोहल, तो विड्रॉल और टॉलरेंस, डिपेंडेंस, ये सब इनसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बारबिचरेट्स के साइड इफेक्ट्स जो कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो सबसे पहला है ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, हेडेक। ठीक है, फिर दूसरा है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी स्किन पे रैशेस हो जाना, जो कि बहुत सारे दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। तीसरा इसमें भी है टॉलरेंस और डिपेंडेंस। चौथा है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो अनीमिया क्यों होगा? हमारे गट में से जो फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है, इसका एब्जॉर्प्शन रोक देता है बारबिचरेट्स। फिर चौथा साइड इफेक्ट है पोरफायरा के अटैक्स। तो पोरफायरा एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी रहती है, जिसकी वजह से बहुत न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और एब्डोमिनल पेन एक्सट्रीम देखने को मिल सकता है जब उसके अटैक्स आते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन इसके अटैक्स अगर बारबिचरेट्स हम ले रहे हैं तो उसमें बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये पोरफायरा में, मतलब कि नहीं देना होता है पोरफायरा के पेशेंट्स को। फिर बारबिचरेट पॉइजनिंग। तो हमने देखा कि बारबिचरेट्स का कोई एंटीटोड नहीं है, तो अगर किसी ने ओवरडोज ले लिया तो उसको पॉइजनिंग हो जाएगी बारबिचरेट्स की। अब पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होंगे? ड्राउजीनेस, बेचैनी, हेल्यूसिनेशंस, कुछ भी दिखेगा उसको, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बहुत बढ़ गया तो कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे है, कैसे उसको मैनेज करेंगे? सबसे पहले तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एबीसी, ये कंट्रोल में रखना है। आईवी फ्लूइड्स भी देते हैं इसके साथ। फिर गैस्ट्रिक लिवेज, यानी उस पेशेंट का पेट खाली करेंगे, जो भी उसने ड्रग्स ली है जो भी उसके पेट में होंगी वो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम निकल पाए। फिर करते हैं एल्कलाइन डायरेसिस। तो हमारे पास कोई एंटीटोड है नहीं जो कि उसका काम करना रोक पाए, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि बारबिचरेट्स एसिड होते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं। अब इनमें एसिड बेस रिएक्शन करके ये न्यूट्रलाइज होके यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके इसका मैनेजमेंट होता है। अब ये एक डायग्राम है सारे एडवर्स इफेक्ट्स को याद रखने के लिए बारबिचरेट्स, क्योंकि बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं। टोटल हमने देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो पॉइजनिंग है बट दैट इज ऑल्सो एन इफेक्ट। ठीक है, तो अब इसको याद रखने के लिए कैसे करना है कि इमेजिन करो कि एक बार है। ठीक है, एक बार है जिसमें अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले क्या कि एक कस्टमर जमीन पे बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग निकल रही है, उसको हो गई है पॉइजनिंग। ठीक है, तो पहले ये हो गया। दूसरा, उसके पीछे उसके साथ एक कस्टमर आया था, ये तीन दोस्त साथ में आए थे, एक बेहोश हो गया, दूसरे को अटैक आ रहे हैं और तीसरा को चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, ये तीन दोस्त साथ में आए थे। फिर उसके अलावा क्या हो रहा है कि ये सब कुछ देख के ये बारटेंडर बहुत कंफ्यूज हो गया है कि क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है। और जो बाहर एक गार्ड है जो कि बहुत हाइपर सेंसिटिव है, उसको लग रहा है कि ये एक आदमी है जो अभी बाहर भाग रहा था, इसने ही कुछ तो किया, इसने पॉइजनिंग की है। और यहाँ पे पीछे दो दोस्त बैठे हैं जो कि कम्प्लीटली ड्रंक है, इनको बाकी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अब इन सारे लोगों से हम सारे एडवर्स इफेक्ट्स याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कस्टमर से स्टार्ट करते हैं जो पॉइजन हुआ, तो पहला है पॉइजनिंग। ठीक है, ये तीन दोस्त साथ में आए थे, पहला पॉइजन हो गया। दूसरे को आया अटैक, तो किसका अटैक है? ये पोरफायरिया का अटैक है। फिर तीसरा हो रहा है डिजी। ठीक है, डिजीनेस इसको हो रही है। ये हैं चौथे, ये जो दो कस्टमर्स हैं इनको सॉरी, इनको टॉलरेंस डेवलप हो गई है। सॉरी, डिजीनेस से याद रखना है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, क्योंकि उसमें वीकनेस और डिजीनेस होती है, तो फॉर विथ डिजीनेस यू कैन रिमेंबर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इन दोनों को अल्कोहल का या जिस
अल्कोहल का टॉलरेंस है, बट इन दिस केस यू रिमेंबर बार्बिचरेट्स का टॉलरेंस है। फिर हमारा बारटेंडर है जो कि कंफ्यूजन, डिजीनेस जो हमने पहला सिम्टम डिस्कस किया था, और ये हाइपर सेंसिटिव गार्ड है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाएगा। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला ड्राउजीनेस कंफ्यूजन हमारा बारटेंडर था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारा गार्ड था, टॉलरेंस के लिए वो दो दोस्त थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से वो तीन दोस्त जो साथ में आए थे जिसको एक को चक्कर आ रहे हैं, फिर एक दोस्त जिसको अटैक आ रहा है वो पोरफायरिया के लिए है, और एक दोस्त जो पॉइजन हो गया तो बार्बिचरेट पॉइजन है। तो इन दोनों इमेजेस से दोनों ही एडवर्स इफेक्ट्स याद रखना आसान रहेगा। आई होप इफ दिस लेक्चर हेल्प्स, सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।